गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय सत्ता की साझेदारी करेंगे। सत्ता की साझेदारी में हम दो देशों के उदाहरण से हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। उसमें एक देश है श्रीलंका और दूसरा है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा राज्य है और श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है एशियाई महाद्वीप में। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम जो है उसकी जो संरचना है उसको समझते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसका क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है। इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इस देश की समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। बेल्जियम 1830 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और यहाँ की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। जो कि आप देख रहे हो इसमें मैप में, जो ये येलो कलर का इलाका है ये फ्लेमिश इलाका है और यहाँ के लोग डच भाषा बोलते हैं। और 40% वेलोनिया इलाके में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। जो कि ये जो रेड हिस्सा है ये वेलोनिया क्षेत्र है और यहाँ के लोग डच भाषा बोलते हैं। शेष 1% जो कि आप देखते हो रेड भाग में, जो ये लाइनिंग है राइट साइड में, यहाँ पर जर्मन भाषा लोग रहते हैं। जबकि जो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रही है येलो हिस्से में, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग ही डच भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जटिल जो यहाँ की बनावट है समाज की वो है। और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो डच भाषी लोगों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं। दूसरी तरफ हम श्रीलंका का उदाहरण देखते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में प्रमुख रूप से 3 भाषाई समूह हैं। सबसे प्रमुख जो सामाजिक भाषाई समूह है वो सीलियों का है। उनकी भाषा भी सीली है। तो और जो सीली बोलने वाले लोग, इनका प्रमुख जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म है। इसमें 18% लगभग तमिल भाषी लोगों का है। तमिल भाषा बोलने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा 7% है और सीली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का है वो श्रीलंकाई तमिल, जो ब्राउन कलर में है वो भारतीय तमिल, और जो ईसाई हैं वो डल येलो कलर में और सीली येलो भाग में दिखाई देते हैं। सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल। अब जो सत्ता की साझेदारी उन्होंने अपनाई, बेल्जियम ने सभी को सामाजिक समानता प्रदान करके उन्होंने अपने देश में शांति व्यवस्था कायम रखी। तो उन्होंने क्या बेल्जियम मॉडल उन्होंने अपनाया। बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन किए और इन संशोधनों के द्वारा डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए मंत्रियों की संख्या समान की। केंद्र सरकार की कई शक्तियों को दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार की स्थापना की गई जिसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व रखा गया और दोनों सरकारों के अतिरिक्त एक सामुदायिक सरकार की स्थापना भी की गई और इसे सरकार का चुनाव एक भाषा बोलने वाले लोग करते थे और जो वहाँ की सामाजिक और भाषाई और सांस्कृतिक संबंधी जो निर्णय थे उनको लेने में सक्षम थी। और इसके विपरीत श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी उन्होंने सीली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। इनमें से एक प्रमुख था 1957 में कानून बनाकर सीली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सीलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली गई। तीसरा, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण में बढ़ावा दिया गया।
इसके अलावा सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों में नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया और इसके कारण 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को अनेक राजनीतिक संगठन बने और शीघ्र ही यह टकराव एक गृह युद्ध के रूप में बदल गया। तो इस प्रकार इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र को ठीक ढंग से कार्य करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है और सत्ता की साझेदारी के द्वारा हम देश की कार्यप्रणाली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल है तथा यह सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। एक वैध सरकार वह होती है जिसमें सत्ता में जनता की साझेदारी हो, यानी प्रत्येक देश में अलग अलग जातीय और भाषाई समूह रहते हैं, लेकिन सही लोकतंत्र देश वही है जिसमें सभी जातीय और भाषाई समूह की सरकार में उसकी हिस्सेदारी हो। किसी भी एक जातीय या भाषाई समूह को अल्पसंख्यक होने या उसकी सरकार में उसकी हिस्सेदारी न होने का आभास न हो। इसके लिए दो प्रमुख कारक हमारी इस किताब में बताए गए हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारक, जिसमें कि अलग अलग सामाजिक समूहों में यह संघर्ष की संभावना को सत्ता की साझेदारी द्वारा कम किया जा सकता है। और नैतिक कारक है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है तथा सत्ता लोगों के हाथों में होती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब इसमें हमने कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जातीय समूह या उसका दूसरा नाम एथनिक भी है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनका एक ही सांस्कृतिक आधार है तथा उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनका शारीरिक बनावट और सांस्कृतिक एक जैसी है, अर्थात किसी जाति की शारीरिक बनावट और सांस्कृतिक आधार समान होते तो उसे जातीय समूह या एथनिक कहा जाता है। दूसरा बहुसंख्यकवाद। किसी भी देश के बहुसंख्यक समूह में यह मान्यता कि वह देश की सत्ता को अपने अनुसार चला सके तथा अल्पसंख्यक समूह की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की अनदेखी कर सके बहुसंख्यकवाद कहलाता है, जिसका उदाहरण हमने श्रीलंका में पढ़ा था। तीसरा सामुदायिक सरकार, जो कि हमने बेल्जियम में जिसका उदाहरण पढ़ा था। सामुदायिक सरकार कई भाषाई समुदायों के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है जो बिना किसी समूह को अधिक या कम महत्व दिए कार्य करती है तथा जिसके पास शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई मुद्दों से संबंधित शक्तियाँ होती हैं। अब है सत्ता की साझेदारी के रूप। हमारी किताब में सत्ता की साझेदारी के 4 रूप दिए गए हैं। उनमें पहला रूप है सत्ता की साझेदारी सरकार के अंगों के बीच। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और इसमें सरकार के प्रत्येक अंग अपने सत्र पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से कोई भी एक अंग दूसरे अंगों पर हावी नहीं होता। सत्ता की साझेदारी का दूसरा रूप है सत्ता की साझेदारी सरकार के सत्रों के बीच में। पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार होती है, ये केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं, और फिर प्रांतीय राज्यों के लिए अलग क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें बनती हैं जिन्हें राज्य सरकारें कहा जाता है। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है और ये अपने अपने क्षेत्र के शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्य करती हैं। सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप है सत्ता की साझेदारी सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच। कुछ देशों में संविधान में इस बात का प्रावधान है कि अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों को विधायिका में और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझें। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसी व्यवस्था का एक उदाहरण है। सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप है सत्ता की साझेदारी दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों के बीच में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हमारी किताब में दिए गए हैं।
तो ये हमारा अध्याय था 27 जारी। थैंक यू।